नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। ये टेस्ट 2 होगा 71 बीपीएससी के लिए, जिसमें पॉलिटी के सवाल हैं। पॉलिटी को आज हम लोग टेस्ट से डिस्कस करेंगे। पिछले टेस्ट में एक सवाल में एरर था, जिसमें ओजोन दिवस के बारे में पूछा गया था। ओजोन दिवस का थीम पूछा गया था कि थीम क्या है। उस सवाल में मिस टाइप था, उसमें ऑप्शन में नहीं थे शायद। जिसका आंसर क्या होगा, जिसका सही आंसर जो है वो है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना। ये इस बार का वैश्विक थीम था 2024 ईस्वी का। इसके अलावा जिसमें एरर थे वो मैंने बता दिए थे। एक और सवाल है जिसमें ये था दूसरा स्टेटमेंट। सवाल नंबर अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ। उसमें ये था स्टेटमेंट दूसरा कि क्या मूल अधिकारों में संसद के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन किया जा सकता है, सही हो जाएगा वो स्टेटमेंट। परिवर्तन का तात्पर्य है कि बढ़ाना। तो 1973 का जो केशवानंद भारती का केस है, उसके बाद परिवर्तन करके बढ़ाया जरूर जा सकता है और किया भी गया है, कम नहीं किया जा सकता है। परिवर्तन में वो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और अगर कम करना लिखा रहेगा कि मूल अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को कम किया जा सकता है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसके अलावा जो भी 2 और सवालों में मिस टाइप था वो मैंने बता दिए थे। बाकी सबके आंसर भी मैंने ग्रुप में पिन भी कर दिए थे कि जिसमें कुछ सुधार था या टाइप में कुछ एरर था। आज का जो पेपर होगा इसका कट ऑफ कितना होना चाहिए, पिछली बार से थोड़ा सा एवब है। तो 90 प्लस में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं इस पेपर में तो अच्छी कंडीशन में हैं आप। और अगर आपके मार्क्स इससे बहुत ज़्यादा ही कम आ रहे हैं तो कृपया करके रिवाइज़ कीजिए। फैक्चुअल है पेपर, जिस प्रकार से 70 बीपीएससी का था कि बहुत ही गहरे फैक्ट्स होते हैं, उसी पर आधारित है। लेकिन स्टेटमेंट वाले सवाल भी डाले गए हैं जहां पर आप सोच के हल कर सकते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है कि भारत के संविधान के 36 से 51 तक के अनुच्छेदों में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी की चर्चा है। उन अनुच्छेदों की पहचान करें जिसमें गांधी जी का जो सिद्धांत है वो दिया गया है। ये सवाल पूछा गया है आपसे। पहला ऑप्शन है आर्टिकल 37, 40 और 49। दूसरा है 39, 42 और 47। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें आर्टिकल 40, 37, 47 और 48 की बात की गई। इस सवाल को कैसे हल किया जा सकता है, ज़रा ध्यान से सुनिए और जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ उसको भी ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 40 तो आपको पता होगा कि पंचायती राज की बात की गई है। तो पंचायती राज यानी कि ग्रामीण अवधारणा, यानी कि कुटीर उद्योग, ग्रामीण व्यवस्था पर अधिक जोर, स्वायत्त ग्राम, ये सब गांधी जी के विचार थे। सबसे पहले आर्टिकल 40 जिसमें है, जिसमें नहीं है उसको हटा दीजिए। हटा दिया भाई, अपने पास 3 ऑप्शन आ गए। अब अगला है कि आर्टिकल 48 क्या है, ये आपको पता है क्या? बस 2 आर्टिकल हमें पता होने चाहिए, तीसरा अपने आप निकल करके आ जाएगा। आर्टिकल 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48 में कहा गया कि भाई गोवंश की सुरक्षा करना, गाय से जुड़ी हुई इशू, गोवंश की बातचीत की गई है। तो ये तो गांधीवादी सिद्धांत ही था जो गोवंश की बात करता है। हमने 2 चीज़ केवल निकाले हैं। आर्टिकल 50 हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसमें शक्ति पृथक्करण की बात की गई है, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। तो 40 और 48 एक साथ एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन डी। इस प्रकार से अप्रोच आपको एग्जामिनेशन में करना पड़ेगा। हो सकता है कि आधा सवाल आपको आ रहा हो, आधा नहीं आ रहा हो। ओके, निम्न से किसने डीपीएसपी को एक ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंकों की सुविधा पर निर्भर करता है? ये सवाल ऐसा है, अगर आ रहा है तो कीजिए, नहीं आ रहा है तो टच भी मत कीजिए, स्किप करके आगे बढ़ जाइए। क्योंकि इसमें हम गेस नहीं कर सकते कि के अय्यर ने कहा, एच कुंजरू ने कहा, किसने कहा था भाई। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा के टी शाह हैं। इन्होंने कहा था कि डीपीएसपी ऐसे चेक के बारे में बताया गया जिसका भुगतान बैंकों की सुविधा पर निर्भर करता है। बैंक की मर्जी है तो भुगतान करेगा, नहीं मर्जी है तो नहीं करेगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 111 में अधिकार दिया गया है। क्यों आर्टिकल मैं पूछ रहा हूँ? क्योंकि आप समझिए इस चीज़ को, बीपीएससी के ट्रेंड में है ये कि हर वर्ष वो एक आध आर्टिकल आपसे पूछता है। हर साल आता है आर्टिकल एक आध। इसीलिए अपने भी क्वेश्चन में पूरे 150 में 3 से 4 सवाल आपको आर्टिकल आधारित मिलते हैं। 111 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो किसी भी बिल पर अधिकार है कि अपनी अनुमति को रोक ले, पुनर्विचार के लिए लौटा दे।
और अगर पुनर्विचार करने के पश्चात उनके पास में फिर से वो चीज़ आता है तो इस बार राष्ट्रपति को उस पर अनुमति देनी ही होगी। अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति संसद सदस्य के निर्भरता से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व संसद सदस्य लिखा हुआ है। पिछले वाले पेपर में मैंने लोकसभा मेंबर के बारे में पूछा था, तो वहाँ पर लोकसभा स्पीकर ही था गुरु जिसको निकाला गया था। पिछले सेशन को याद कीजिए, जब ओम बिरला जी ने बहुत सारे संसद सदस्यों को बाहर कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। तो आपको समझना पड़ेगा कि सवाल क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर पूछा जाए संसद सदस्य के निर्भरता से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नांकित में से किसकी राय लेगा, राष्ट्रपति किसकी राय लेता है। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं, इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग की राय लेता है, इलेक्शन कमीशन की राय लेता है और उसके पश्चात से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। नियुक्ति, चयनित, कृपया शब्दों को एग्जाम में ध्यान से पढ़ें कि क्या पूछा जा रहा है और नहीं करता है पूछा जा रहा है। Who among the following is not appointed by President of India? Appointed, अपॉइंट किसको प्रधानमंत्री के अपॉइंट किया जाता है, राज्यपाल के अपॉइंट किया जाता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपॉइंट किया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को चयनित किया जाता है सदन के सदस्यों के द्वारा। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, उपराष्ट्रपति को नियुक्त नहीं किया जाता है बल्कि ये चयनित होते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि राज्यसभा के प्रत्येक राज्य में प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है। प्रतिनिधियों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए है कि ऑल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सभी सदस्य, ऑल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानमंडल के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो सभी मेंबर के द्वारा नहीं किया जाता है, केवल विधानसभा ही आंसर होगा। तो विधानमंडल वाले दोनों तो हमें पहले ही काट देने हैं। किस प्रकार से कन्फ्यूजन को कम करते हैं, और सभी सदस्य नहीं होते हैं, केवल निर्वाचित जो मेंबर होते हैं वही राज्यसभा के लिए भाग लेते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और ये परमानेंट चलता है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। कौन से ऐसे काम हैं जो राज्यसभा के विशिष्ट क्षेत्राधिकार में आता है, स्पेशल जुरिडिक्शन में आता है। उसके आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर का। 7 का आंसर राज्य निर्माण, नए राज्यों के निर्माण में। क्या नए राज्य के निर्माण में राज्यसभा की कोई विशिष्ट भूमिका होती है? भूमिका तो होती ही है कि दोनों सदन से पास होना होगा। विशिष्ट भूमिका क्या होती है? युद्ध की घोषणा बिल्कुल भी नहीं, वित्तीय आपातकाल बिल्कुल भी नहीं भाई, विशिष्ट भूमिका नहीं होती है। इसका आंसर हो जाएगा राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून अगर बनाना है तो आर्टिकल 249 के तहत में ये राज्यसभा की विशेष शक्तियों में आते हैं। इसकी शुरुआत राज्यसभा में ही की जा सकती है। राज्यों की सभा राज्यसभा, सारे राज्य अपने 2-2 मेंबर, 3-3 मेंबर, 10-10, 20-20 अपने जनसंख्या के अनुसार भेजते हैं, उसको राज्य की सभा राज्यसभा कहा जाता है। लोगों की सभा लोकसभा, आम लोग अपने निर्वाचित मेंबर भेजते हैं। केंद्र सरकार तो सबकी है, हमारी और आपकी भी है और राज्यों की भी है। राज्य जो आप बिहार राज्य, यूपी में राज्य, एमपी राज्य में रहते हैं उसका भी केंद्र सरकार है और हमारी और आपकी सामान्य जनता की भी केंद्र सरकार है। तो हमारे यहाँ से जो हम चुनकर भेजते हैं वो लोगों की सभा लोकसभा में बैठते हैं और जो राज्य सरकार के असेंबली के द्वारा चुन करके भेजा जाता है वो राज्यसभा में, राज्यों की सभा राज्यसभा में बैठते हैं। अब शायद आप जीवन में कभी समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। राज्यसभा क्यों राज्यों की सूची पर कानून बनाने की उसकी अनुमति चाहिए पहले, क्योंकि वो राज्यों की सभा है। निम्नलिखित में किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो त्रिपुरा से होते हैं, बाकी सभी जगहों से एक लोकसभा मेंबर चुन करके आते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित संशोधन में से कौन लोकसभा के सदस्य की संख्या वृद्धि करने से संबंधित है? 61 CAA, 31 CAA, कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर का। इसका आंसर हो जाएगा बी, 31 CAA के तहत में इसका सदस्य संख्या 525 से बढ़ करके 545 किया गया था। उत्तर केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटा करके 20 कर दिया गया था।
लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार तथा SC/ST उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि क्रमशः कितना है। जमानत राशि सिक्योरिटी मनी एक तरीके का हो गया। आप कहीं पर रूम लेते होंगे पटना में, तो आपको बोलता होगा ना कि भाई ऐसा करो, कुछ सिक्योरिटी जमा करो, 1 महीने का किराया, आधे महीने का किराया, है ना। उसी प्रकार समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसी प्रकार से जब आप चुनाव लड़ते हो ना, तो आपको कुछ मात्रा में राशि जमा करना पड़ता है बैंक में चुनाव आयोग के लिए कि भाई ये जमानत राशि है मेरी, मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, और अगर मैं चुनाव में 1/6 मत भी हासिल करने से दूर हो जाता हूँ तो ये राशि आप रख लेना, है ना। इससे ये होता है कि कोई भी जाकर के चुनाव ना लड़े, इससे चुनाव आयोग को भी नुकसान होता है। तो इसीलिए इस प्रकार की राशि तय की जाती है जिसको जमानत राशि कहा जाता है। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। सामान्य वर्गों के द्वारा 25,000 और SC/ST उम्मीदवारों के द्वारा 12,500 रुपये जमा किए जाते हैं। किस लोकसभा कार्यकाल लगभग 6 वर्षों का था? इसका आंसर हो जाएगा 5th लोकसभा, जिसका कार्यकाल 1971 से 1977 तक चला था। ये आपको पता होगा कि इस दौरान इमरजेंसी लग गया था, इसलिए 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष का बढ़ा दिया गया था। लोकसभा के 2 सत्र के अंतराल को क्या कहा जाता है? सत्रावसान काल, स्थगन काल, निलंबन काल, विघटन काल। बहुत आसान सवाल है, लेकिन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। न्यूज़ में ही पढ़ते हैं कि सत्रावसान हुआ है, स्थगन हुआ है, निलंबन हुआ है, लेकिन फिर से भूल जाते हैं कि हुआ क्या है आखिरकार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ए, सत्रावसान उसको कहा जाता है। सत्र का अवसान सत्रावसान कहा जाता है। अगला सवाल है 13 नंबर, ज़रा इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये बहुत ही अच्छा सा सवाल है कि केंद्र मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंटर विल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते होंगे, है ना। आपके दिमाग में भी चल रहा होगा जय माता दी रॉक्स, सारे सही हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 का? आपको थोड़ा सा मुझे समझाना भी तो है कि केंद्र मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से नहीं, बल्कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। क्योंकि आप भूल गए कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में लाया जाता है बंधुओं, वो लोकसभा में लाया जाता है, न कि संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगा उसका, और राष्ट्रपति जी के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। आपने ये पढ़ा होगा कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जाता है, वो इसी लाइन के कारण से लाया जाता है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल दूसरा यहाँ पर सही है कि संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति जी सुबह सुबह उठे, आज मन है चलो अमित शाह जी को हटा देते हैं? नहीं। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति के विवेकाधीन ये शक्तियाँ हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित जो है वो जब तक उनको एडवाइस नहीं करेगी तब तक वो काम नहीं करेंगे। राज्यपाल प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यपाल को जब चाहे तब राष्ट्रपति जी द्वारा हटा दिया जाएगा। जब तक मंत्रिपरिषद नहीं उनको बोलेगी तब तक नहीं करेंगे। तो प्रसाद पर्यंत का मतलब विवेकाधीन शक्ति नहीं होती है, अपने आप से वो फैसले नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत के एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? किसका अनुमति लेना चाहिए उसको अपना रिजाइन देने के पश्चात से बंधुओं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा। उसको स्पीकर से अनुमति लेना पड़ेगा कि हमें लोकसभा में बोलने दो, हमने रिजाइन कर दिया है, अब हम एक बार बोलना चाहते हैं। अगला सवाल है कि सीमा प्रबंधन विभाग निम्न से किस केंद्रीय मंत्रालय का एक विभाग है? द डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट इज ए पार्ट ऑफ विच सेंट्रल मिनिस्ट्री? बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है ये विभाग, इसीलिए ये सवाल आपसे पूछा गया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? DRDO तो कोई विभाग ही नहीं है। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो BSF किसके तहत में काम करती है? गृह मंत्रालय के तहत में आती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज। तो ये दरअसल में गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है, सीमा प्रबंधन विभाग।
इसीलिए गृह मंत्रालय के तहत ही जो फोर्स है सेंट्रल पुलिस फोर्स में आती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है ना वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है वो। तो वो भी इसका सिक्योरिटी वही संभालती है। बीएसएफ क्या भारत के सभी सीमाओं पर मौजूद है? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो हमारी सीमाएं लगती हैं वहीं पर बीएसएफ मौजूद है। चीन के साथ सीमा की रक्षा आईटीबीपी करती है। नेपाल के साथ एसएसबी करती है, नेपाल और भूटान के साथ में। म्यांमार के साथ में असम राइफल्स के जवान करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी जाने वाली कोई तथा कौन सी सलाह का प्रश्न, कोई भी जो उनको सलाह दिया गया है किसी न्यायालय में जांच पड़ताल का विषय हो सकता है। इट कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू जुडिशरी इंक्वायरी, नहीं हो सकता है। किसी भी उच्च न्यायालय की जांच के विषय हो सकता है। इट कैन बी इन्वेस्टिगेटेड बाय एनी हाई कोर्ट, इट कैन बी इन्वेस्टिगेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, इट कैन बी इन्वेस्टिगेटेड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति जी को क्या सलाह दिया है, क्या इसकी कोई जांच कर सकता है इस देश में? राष्ट्रपति के क्या सलाह दिया गया है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, कौन जांच कर सकता है इसकी? इसका देश में कहीं पर भी कोई भी जांच नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। 16 का आंसर ए हो जाएगा। कहीं पर भी कोई जांच पड़ताल नहीं किया जा सकता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत वह मंत्री जो संसद में दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। ये सवाल बड़ा ही डायरेक्ट है लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से पूछा गया है। क्या कोई आदमी मंत्री बन सकता है जो संसद का सदस्य नहीं है? बिल्कुल बन सकता है। 6 माह तक अपने पद पर रह सकता है। 6 माह के भीतर अगर उसने सदस्यता नहीं ली है तो फिर उसको अपना सदस्यता छोड़ना पड़ेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका उत्तर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्न में कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री द प्राइम मिनिस्टर इज ओनली ए नॉमिनल हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मात्र नामात्र का नेता होता है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कौन सा कथन सही हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी सही दिया हुआ है। निम्नलिखित आयोगों का सही क्रम लगाएं। काका केलकर कमीशन, सरकारिया कमीशन और शाह कमीशन। काका केलकर और सरकारिया तो पढ़ा है मास्टर साहब, शाह में ही कंफ्यूज हो रहे हैं। तो क्या उन दो के आधार पर लगाया जा सकता है? ज़रा देखिए गौर से लगा सकते हैं कि नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 2 हो जाएगा। 1, 3 और 2 हो जाएगा। आसान नहीं था लगाना, बिल्कुल नहीं था। आपको तीनों पता होना चाहिए था। कोई बात नहीं, तीसरा आज पता चल गया। काका केलकर आयोग 1953 में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से गठित पहली बार इन्होंने ही चर्चा की थी। काका केलकर कमीशन इसको कहा जाता है। आज़ादी के ठीक तुरंत बाद ही गठित किया गया था। शाह आयोग 1977 में गठित किया गया है और उसके पश्चात से सरकारिया आयोग आपको पता ही होगा कि कब गठित किया गया। तो 1983 में गठित किया गया है और 87 में इसने अपना रिकमेंडेशन दिया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कब किसने क्या रिकमेंडेशन दिया है, ज़रूर ही ध्यान रखिएगा। और शाह आयोग गठित क्यों किया गया था? तो दरअसल इंदिरा गांधी जी के सरकार के द्वारा नेशनल इमरजेंसी के दौरान किस प्रकार से शक्तियों का दुरुपयोग किया गया, इसी को लेकर शाह कमीशन बनाया गया। बहुत फेमस कमीशन, इसीलिए पूछा गया था गुरु। निम्न से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा एक्ट ऑफ 1935 के अंतर्गत। कंट्रोलर, अगर इंग्लिश में देखेंगे तो COMPTRO होता है स्पेलिंग। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग का 1935 में ये दिया गया था सुझाव। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश को कब पेश किया गया? बड़ा ही अच्छा सा सवाल है। डेट पूछा गया है और ब्रिटिश संसद में 1947 में एक्ट पारित हुआ, तब जाके हम आज़ाद हो पाए। और उस क्लॉज में ये भी लिखा हुआ था कि इस एक्ट में भी अब कोई परिवर्तन ब्रिटिश संसद नहीं कर सकती है। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? 21 का आंसर हो जाएगा डी। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ये पेश किया गया था। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को पेश किया गया था और 18 जुलाई 1947 को इसको शाही स्वीकृति मिल गई, मतलब कि वहाँ के जो सुप्रीम हैं उनसे स्वीकृति मिल गई और 15 अगस्त 1947 से इसको लागू कर दिया गया। अगला सवाल है, अंतरिम सरकार 1946 के मंत्रालय बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, इसलिए पिछले टेस्ट में भी मैंने आपसे पूछा था, आज के टेस्ट में ही पूछा है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। वाणिज्य II चुंद्रीगढ़, विधि जोगेंद्र नाथ मंडल,
स्वास्थ्य गजनफर अली खां, रेल और परिवहन अब्दुल रब निस्तार, डाक और वायु आसफ अली के पास था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 का 22 का आंसर हो जाएगा बी। 1, 2 और 3 यहाँ पर सही दिया हुआ है। सॉरी 1, 2, 3, 4, 5 सारे सही दिए हुए हैं, सारे के सारे सही दिए हुए हैं। रेलवे और परिवहन भी अब्दुल रब निस्तार ही है, डाक और वायु भी आसफ अली ही है। इसके आंसर में देखिएगा एक्सप्लेन सही किया हुआ है, आंसर की जगह पर बी लिखा हुआ है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। सारे यहाँ पर सही दिए हुए हैं। निम्न में से कौन अंतरिम सरकार 1946 में उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्री थे? राजेंद्र प्रसाद, लियाकत अली खां, CH भाभा, जॉन मथाई। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मथाई साहब जो थे उद्योग व नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। अगला सवाल है कि जगजीवन राम, बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह और C राजगोपालाचारी, इनके पास में कौन सा मंत्रालय था? तो जगजीवन राम, C राजगोपालाचारी और सरदार बलदेव सिंह श्रम, शिक्षा, कला और रक्षा मंत्रालय के बारे में आपसे पूछा गया है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 का ए हो जाएगा। जगजीवन राम जी के पास में श्रम मंत्रालय था, दूसरा का सरदार बलदेव सिंह जी के पास में रक्षा मंत्रालय था और C राजगोपालाचारी के पास में शिक्षा और कला को लेकर के मिनिस्ट्री मौजूद था। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 47 में कार्य, खान एवं ऊर्जा विभाग किसको सौंपा गया था? कौन कौन सा है? तो खान और खनिज ऊर्जा विभाग जो है इसके बारे में पूछा जा रहा है। 25 का आंसर हो जाएगा सी, नरहरि विष्णु गौडगिल के पास में ये मंत्रालय दिया गया था। अगला सवाल है स्वतंत्र भारत के मंत्रालय के बारे में, जहाँ से BPSC में सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। R.K. षणमुखम चेट्टी, जिनके पास में वित्त मंत्रालय था। डॉक्टर जॉन मथाई, शिक्षा है। राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्रालय है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, रेलवे और परिवहन। सही जोड़े की पहचान करना है आपसे। 26 नंबर सवाल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 यहाँ पर सही दिया हुआ है। स्वतंत्र भारत में जो शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद जी शिक्षा मंत्री बने थे और जॉन मथाई के पास में रेलवे और परिवहन दिया गया था। 1 और 3 इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है द्वैध शासन का जनक किसको कहा जाता है? तो लियोनेल कार्टिस जो है, लियोनिल भी कहा जाता है। लियोनेल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। कौन सा द्वैध शासन भाई? तो जो आपको रॉबर्ट क्लाइव के पश्चात द्वैध शासन दिखता है बंगाल में, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो दरअसल में 1833 का यह अधिनियम था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1833 के एक्ट में ये कहा गया कि धर्म, जाति, लिंग और निवास का स्थान पर अब विभेद नहीं किया जाएगा। ये सबसे पहली बार इसी में किया गया, इसीलिए इसको संभव बनाने का प्रयास यहीं से शुरू होता है। पहली बार 1853 में पहली बार सिविल सर्विसेज को लेकर के अनुमति दी जाती है। निम्न से किसने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों को भारत के दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है? आइवर विनर, रजनी कोठारी, जियोस्टिन, मिक पारिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये रजनी कोठारी हैं, राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ हैं। इन्होंने ही कहा कि भारत का जो स्वतंत्रता के पश्चात भारत का संघीय प्रणाली था वो एक दलीय प्रणाली था। मतलब कांग्रेस पार्टी का इतना ज़्यादा प्रभुत्व था कि पूरे देश के सभी राज्यों में भी कांग्रेस थी, केरल छोड़ करके, और केंद्र में भी कांग्रेस थी। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का जो दलीय व्यवस्था था वो एक दलीय व्यवस्था था आज़ादी के ठीक पश्चात। ठीक है। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई? अभी मैंने आपको समझाया कि केरल में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, लेकिन नेहरू जी के दौर में इस सरकार को बीच में खारिज कर दिया जाता है और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। तो ये भी नेहरू जी के कार्यकाल में ही हुआ था। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो एक संस्था है जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। इसका आंसर बी हो जाए। 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। 1961 में इसकी स्थापना मानव अधिकारों के सुरक्षा के लिए किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा लंदन में स्थित है। बी लंदन में स्थित है। भारतीय शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवी पर्सों की समाप्ति कब की गई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये किया था इंदिरा गांधी जी ने 1971 ईस्वी में। दरअसल में पंडित नेहरू ने, सरदार पटेल जी जब रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए निकले थे ना, भारत में की आज़ादी के समय, उन्होंने रियासत के राजाओं को बहुत सारी विशेष सुविधाएं, प्रीवी पर्स दिया था कि पैसा भी मिलेगा आपको और विशेष सुविधाएं भी मिलेंगी। तो ये सब जो चला रहा था, इंदिरा गांधी जी ने बोला कि अब देश आज़ाद हो चुका है, अब काहे का रियासत, सबको ख़त्म कर दिया उन्होंने। 1971 में ये चीज़ ख़त्म किया गया है।
द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन लॉक, J.S. मिल, जॉन रॉल्स। रॉल्स का नाम तो आपने सुना होगा, सोशल जस्टिस के लिए आते बहुत बड़े थिंकर माने जाते हैं। J.S. मिल का भी नाम आपने सुना होगा पॉलिटी में। अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन तो वर्तमान में ही हैं और माना जाता है कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। ये दक्षिणपंथी नहीं बल्कि लेफ्ट विचारधारा से प्रभावित हैं, लेकिन इनकी किताबों को पढ़िएगा ज़रूर। द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक इन्हीं की है, अमर्त्य सेन की। अमेरिका में रहते हैं लेकिन मूल रूप से बंगाल से हैं, भारत में ही शिक्षा इन्होंने ग्रहण किया है। अगला है, निम्नलिखित में से वह पहले और गैर सरकारी सदस्य कौन था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था? तो ये कौन थे? तो ये थे विट्ठल भाई पटेल। इसका आंसर ए हो जाएगा। दरअसल में जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते गांधी जी और तो स्वराज पार्टी का गठन होता है। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? आप बताने का कष्ट करें, क्योंकि अगला टेस्ट आपका हिस्ट्री का ही होने वाला है, एंशिएंट हिस्ट्री होगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, तो स्वराज पार्टी की तरफ से जब इलेक्शन में भागीदारी की गई और उसके पश्चात से विधानमंडल में निर्वाचित कौन हुए? तो विट्ठल भाई पटेल, सरदार पटेल के भ्राता थे और वो उन्हीं को निर्वाचित किया गया, उन्हीं के भाई थे ये। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना के लिए किस आयोग ने सिफारिश की थी? लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना के लिए ठक्कर आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, विधि आयोग, सरकारी आयोग। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रशासनिक सुधार आयोग, जो 1966 में गठित किया गया था। प्रशासनिक सुधार मतलब प्रशासन में किस प्रकार सुधार किया जाए, इसको लेकर का आयोग बनाया गया था। उसी ने सबसे पहली बार सिफारिश की थी कि लोकपाल और लोकायुक्त का पद होना चाहिए भारत में। संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में सत्य कथन पर विचार करें। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। संपत्ति के अधिकारों को भाग 3 में निरसित कर भाग 12 में शुरू किया गया। भाग 3 से निकाल करके भाग 12 में इसको डाल दिया गया। भाग 3 से निकाल करके भाग 12 में डाल दिया गया। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मूल अधिकार नहीं है, परंतु संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। सत्य कथनों पर विचार करना है आपको कि कौन सा सत्य कथन होगा। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल पहला सही है, दूसरा बिल्कुल गलत है। ये मूल ढांचा का भाग नहीं है संविधान का। आर्टिकल 300 के तहत इसको रखा गया है। 300A में संविधान में संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। पहले ये आर्टिकल 19 का हिस्सा हुआ करता था। अगला सवाल है जिसमें पूछा गया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अर्थ क्या है उसका? रोकना, हम आदेश देते हैं। प्रमाणित होना, शरीर को प्रस्तुत किया जाए। प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। अर्थ पूछा गया है आपसे, इसमें गलत नहीं होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 का 4 हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होगा शरीर को प्रस्तुत किया जाए। परमादेश का मतलब होगा हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का मतलब क्या होगा? रोक रहे हैं। और उत्प्रेषण का मतलब होगा प्रमाणित होना। उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रमाणित होना। इसका आंसर बी हो जाएगा। 4, 2, 1, 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, संविधान कौन सा भाग क्रमशः नीति निषेध तत्व और मूल कर्तव्य का उल्लेख करता है? तो भाग 4 में नीति निषेध तत्व है और 4 के ए में किसकी बात की गई है? तो कर्तव्य की बात की गई है। आसान सवाल था, आसान सवाल है काफ़ी। इस प्रकार के बोनस सवाल कभी भी गलत नहीं करने। एग्जामिनेशन में भी इस प्रकार का आपको आसान सवाल मिलता ही है पेपर में, बस आपको उसको ध्यान से पढ़ना होता है। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति निषेध सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? कौन सा अनुच्छेद में ये चीज़ लिखा हुआ है? 31, 36, 38, 37। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 37 में कहा गया है कि DPSP को सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है, ये जस्टिसेबल नहीं होता है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार दिया गया है? किस आर्टिकल में ये चीज़ कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 360 में राष्ट्रीय आपातकाल के वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। राज्य संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। निम्न से कौन सा राज्य के नीति निषेध तत्व में शामिल हैं? 2 कथन दिया गया है। स्टेटमेंट वाला सवाल है और उतना आसान भी नहीं है कि आप ऐसे ही सॉल्व कर ले जाएं। मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, मादक पदार्थ और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधि प्रयोजनों से विभिन्न उपयोग का प्रतिषेध। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा DPSP के शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल दूसरा शामिल है, पहला शामिल नहीं है। पहला जो है आपका
मूल अधिकार के अनुच्छेद 23 में शामिल किया गया है, ये डीपीएसपी में शामिल नहीं है। अगला है कि राज्य के नीति निषेध सिद्धांत में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। तो ग्राम पंचायतों का गठन जो है, ऊपर भी एक सवाल आया था, आर्टिकल 40 वाला पहला सवाल ही था, ये क्या है, गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों को मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से कौन कौन सा शामिल है। मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, कर्तव्य की बात हो रही, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रही है। सामाजिक अन्याय से कमज़ोर वर्ग की रक्षा करना, क्या इसकी बात की गई है कि आप रक्षा करोगे। तो फिर राज्य क्या करेगा, राज्य क्या करेगा फिर, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा 43 का, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर आप दूसरा को एलिमिनेट कर लेते तो आप आसानी से निकाल सकते थे कि सामाजिक अन्याय से कमज़ोर वर्गों की रक्षा करना ये राज्य का काम होता है, न कि नागरिकों का काम होता है। अगर नागरिक अपने हाथों में ये काम ले लेगी तो अराजकता का माहौल हो जाएगा। दूसरा को काट दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 1, 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था। तो ये के संथानम समिति है, इसका आंसर ए हो जाएगा। संथानम कमेटी के सिफारिशों के आधार पर 1964 में इस समिति को बनाया गया था। बहुत सारी संस्थाओं का सृजन किया गया, जिसमें से एक संस्था है जिसको कहा जाता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CVC इसको कहा जाता है। भारतीय संसद, अगला सवाल है कि किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में 2 प्रधानमंत्री रहे हैं। 2 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर किनके समय में थे। 45 का आंसर क्या होना चाहिए, किनके समय में 2 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। आसान सवाल है लेकिन उतना भी आसान नहीं है। मोरारजी देसाई के समय में, मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने, जनता पार्टी की जब सरकार बनती है इमरजेंसी के ठीक पश्चात, तो उस समय आपको 2 उप प्रधानमंत्री दिखेंगे। एक कौन दिखते हैं, एक होते हैं बाबू जगजीवन राम और दूसरे चौधरी चरण सिंह। भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ क्या है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 46 का। शून्यकाल का अर्थ होता है सत्र का प्रथम घंटा, जब भी प्रश्न प्रस्ताव स्वीकृत होता है वो घंटा, प्रश्नकाल के पूर्व का काल, प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल जो होता है वो शून्यकाल कहलाता है। अगला सवाल है कि भारत के संसद में सरकारी कार्यकारी के संचालन के संदर्भ में समापन यानी कि क्लोजर शब्द क्या निर्दिष्ट करता है। क्लोजर का क्या मतलब होता है भारतीय संसद में सरकारी कार्यकारी के संचालन के संदर्भ में अगर क्लोजर वर्ड का यूज किया जाता है तो उसका क्या मतलब होता है। PYQ है ये सवाल, UPSC PYQ है। विधायी प्रक्रिया का नियम जिसके अधीन किसी प्रस्ताव पर आगे चर्चा रोकी जा सकती हो, क्लोजर का मतलब यही होता है, यही तात्पर्य होता है। अगला सवाल है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है। तो द्वितीय वाचन के स्तर पर, सेकेंड रीडिंग। कोई भी बिल आता है उसका फर्स्ट रीडिंग होती है। जब बिल को रखा जाता है सदन में तो फर्स्ट रीडिंग वहीं समाप्त हो जाती है। उसके बाद से सेकेंड रीडिंग शुरू होती है जिस पर आम बहस किया जाता है, सभी के द्वारा बहस किया जाता है, ठीक है। तो उसी के दौरान आम बहस होता है जिसको सेकेंड रीडिंग कहा जाता है। ये बिल जब लाया जाता है, संसद चैप्टर लक्ष्मीकांत उल्टाएंगे तो वहाँ पर आपको ये सारे प्रावधान दिख जाते हैं। निम्न से कौन सा प्रस्ताव भारत के मंत्रिपरिषद रख सकती है। तो अविश्वास प्रस्ताव, ये तो विपक्ष रखती है भाई। भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव जो है ये किसके द्वारा रखा जाता है, कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये रखा जाता है सदन के मंत्रिपरिषद रख सकती है कि हम कॉन्फिडेंस में हैं। इसका मोशन किसके द्वारा रखा जाता है प्रस्ताव, तो ये रखा जाता है भारत के मंत्रिपरिषद के द्वारा ही रखा जाता है। अगला सवाल है आपका कि प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह कौन था। तो ये GV मावलंकर महोदय ही थे। 1949 ईस्वी में जो पहले हमारे स्पीकर थे उन्हीं के खिलाफ में लाया गया था। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा के द्वारा कितने सप्ताह तक रोक कर रखा जा सकता है। तो 2 सप्ताह तक मात्र रोक करके रख सकते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके पश्चात से वो पारित मान लिया जाता है क्योंकि राज्यसभा को धन विधेयक के मामले में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। भारतीय बजट में कर प्रस्ताव निम्न में से किसमें निहित होता है। विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक, कर विधेयक,
लेखा जोखा पर विधेयक जो मतदान जो होता है उस पर रखा जाता है। तो किस में रखा था कर प्रस्ताव को? दरअसल में कर जो होता है वो धन विधेयक प्लस साधारण विधेयक होता है। धन विधेयक प्लस साधारण विधेयक होता है। इसी को तो फाइनेंस विधेयक कहा जाता है, इसी को तो वित्तीय विधेयक कहा जाता है, वित्त विधेयक इसी को तो कहा जाता है, इसी को तो कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 52 का आंसर हो जाएगा बी। वित्त विधेयक जो होता है उसी में कर प्रस्ताव वगैरह रखे जाते हैं। कोई कर प्रस्ताव में धन के अलावा नॉर्मल साधारण विधेयक भी शामिल होते हैं। धन विधेयक वो होगा जिसमें साधारण विधेयक होगा ही नहीं, वो आर्टिकल 110 होगा। लेकिन जिसमें आर्टिकल 110 प्लस कुछ भी हम बात करें, कोई भी और विधेयक लाएंगे तो वो हो जाएगा आर्टिकल 117, जिसको कहा जाता है फाइनेंस बिल कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सी एक नियमित बजट पारित होने के लंबित रहने के दौरान आगामी वित्त वर्ष के एक भाग के लिए प्राकृत व्यय के बारे में लोकसभा स्वीकृत अग्रिम अनुदान है? कौन सा अनुदान होता है? 53 का आंसर क्या हो जाएगा? इसको लेखानुदान कहा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित सत्य कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें है कि विधेयक को संसद पुनः स्थापित करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। सत्य कथन पूछा गया है, राज्यसभा से लोकसभा को कम शक्ति प्राप्त है संविधान संशोधन विधेयक के बारे में। इसका आंसर हो जाएगा डी। दोनों के दोनों गलत दिए हुए हैं। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है और राज्यसभा लोकसभा को बराबर शक्तियां प्राप्त है संविधान संशोधन। 55 नंबर सवाल है कि निम्न से कौन से मामले ऐसे हैं जिन पर संविधान संशोधन राज्य की विधानसभा जिनकी संख्या आधे से कम न हो के अनुमोदन से संभव है? मतलब कि ऐसा संविधान संशोधन जिसमें राज्यों को भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व, वस्तु और सेवा कर परिषद, 7वीं अनुसूची संबंधित कोई विषय। तो ये सारे के सारे ऐसे विषय हैं जिन पर अगर संशोधन करना है, हमें किसी में भी संशोधन करना है तो हमें दोनों सदन से 2/3 मेजोरिटी से पास करने के अलावा आधे से अधिक राज्यों से भी सदन से पास होना पड़ेगा, तभी जाके ये जो है ये संशोधन संभव हो पाएगा। ये सारे के सारे इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय का विशेष प्रतिनिधित्व बंद कर दिया गया है? तो ये 104 संशोधन 2019 के द्वारा इसको बंद कर दिया गया है। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई है? 57 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 1, 3, 4, 5 बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई? ऊपर भी एक सवाल और ये भी सवाल है, इन दोनों का आंसर 31 संविधान संशोधन ही होगा 1972, जिसके द्वारा क्या कर दिया गया था? तो संसद सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। निम्न से कौन कौन सा संविधान के मूल संरचना में शामिल हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। 59 में संविधान का संघीय स्वरूप, कानून का शासन, न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, शक्तियों का पृथक्करण, धर्मनिरपेक्ष चरित्र। तो 59 का आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे शामिल हैं। इसका उत्तर सी हो जाएगा। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे निम्न में से क्या क्या प्राप्त होगा? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सभी शक्तियाँ और कार्य प्राप्त होंगे। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति है तो उसको राष्ट्रपति जी के कार्य के अलावा उपराष्ट्रपति के भी कार्य प्राप्त हो जाएंगे। राष्ट्रपति के सभी भत्ते विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना जारी रखना होगा। 60 का आंसर क्या हो जाएगा? 60 का आंसर हो जाएगा बी। केवल 1 और 2 यहाँ पर सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। तीसरा इसलिए गलत हो जाएगा कि राज्यसभा के सभापति के रूप में वो कार्य नहीं कर पाएंगे, बाकी उपराष्ट्रपति की भूमिका और राष्ट्रपति की भूमिका वो निभाएंगे, क्योंकि वो पद रिक्त नहीं रह सकता है। सभापति के रूप में वो कार्य नहीं कर पाएंगे। तीसरा गारंटेड गलत होगा। तीसरा गारंटेड गलत होगा, इसीलिए 1 और 2 गारंटेड सही हो जाएगा। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों के समर्थन चाहिए? राष्ट्रपति के विरुद्ध सदन में हमें महाभियोग प्रस्ताव पास करना है तो कितने सदस्यों का चाहिए? तो सदन के कुल सदस्यों का कम से कम 2/3 यानी कि विशेष बहुमत हमें चाहिए। 66% लोगों की हामी चाहिए,
तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, सफलता से पास कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों में कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 62 का आंसर हो जाएगा ये। 12 सदस्यों को नामित किया जाता है, क्योंकि 104 संशोधन के पश्चात से आंग्लो इंडियन जो थे उनका बंद कर दिया गया है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस भारत के राष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया था? तो नीलम संजीवा रेड्डी थे जिनको निर्विरोध चुना गया था। इनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक रहा है। भारत की संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नामित करता है? नामित किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, नॉमिनेट किया जाता है। 64 का उत्तर क्या हो जाएगा बंधुओं? इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। और परंपरा प्रतिष्ठा के अनुसार ये विपक्ष के नेता होते हैं। विपक्षी दल के नेता या विपक्ष के सबसे बड़े दल के किसी भी नेता को नॉमिनेट किया जा सकता है। अगला सवाल है बंधुओं, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार से भिन्न है? ब्रिटिश संसद संप्रभु है, लेकिन भारत में संसद की शक्ति संविधान से सीमित है। भारत में संसद के कानून की वैधता की समीक्षा न्यायपालिका कर सकती है, पर ब्रिटेन में नहीं कर सकती है। 65 का आंसर क्या हो जाएगा? 65 का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि स्टेटमेंट 1 का एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 2। भारत की संसद संप्रभु नहीं है, क्योंकि भारत में संसद की शक्तियों को न्यायालय के द्वारा उसके द्वारा पारित एक्टों को रिव्यू किया जा सकता है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं किया जा सकता है। ब्रिटेन में वहाँ की संसद जो है वो कोई भी एक्ट बनाती हो तो अंतिम मान लिया जाता है, उस पर कोई भी रिव्यू नहीं होता है। अगला सवाल है जो बड़ा ही कठिन सा सवाल है, शायद ही सुना होगा। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, रेलवे मंत्रालय के द्वारा गठित किया जाता है, संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, परिवहन मंत्रालय के द्वारा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स जो है संसदीय कार्य मंत्रालय उसके द्वारा गठित किया जाता है। निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा का अधीन नहीं आती है? 67 का आंसर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति ये लोकसभा के अधीन नहीं आती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति ये राज्यसभा के अधीन आती है, लोकसभा से संबंधित नहीं है ये। राष्ट्रीय संविधान प्रकार्य समीक्षा आयोग 2000 के अध्यक्ष कौन थे? क्या सवाल है ये? क्या है इसका मतलब क्या है भाई? दरअसल में ये समिति तब बनाया गया था 2000 ईस्वी को, याद कीजिए। इतनी सारे सरकारें गिरी, उससे पहले इतनी सारी सरकारें बनी कि हमारे देश के शासनकर्ता भी परेशान हो गए कि कोई सरकार टिक क्यों नहीं पा रही। क्या भारत में इतना ज़्यादा गठबंधन की सरकार हो गया है कि भारत के संविधान में कुछ बदलाव तो नहीं है, कुछ दिक्कत तो नहीं है हमारे संविधान में? इसीलिए राष्ट्रीय संविधान प्रकार्य समिति, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस समिति को गठित किया गया था। इसको MN वेंकटचलैया समिति भी कहा जाता है, इसीलिए इसका उत्तर ए हो जाएगा। इनमें से कौन लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख नियत करता है? लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख किसके द्वारा नियत की जाती है? 69 का उत्तर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति के द्वारा। सचिवों की समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो मंत्रिमंडल का जो सचिव होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी, वही होता है। 70 का आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 71 नंबर, स्वायत्तशासी जिला और क्षेत्रीय परिषद के अधिनियमों और संकल्पों को विलोपन यानी कि हु हैज़ द पावर टू रिपील और सस्पेंड द रूल एंड रिजोल्यूशन ऑफ द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल, ये पूछा जा रहा है। गवर्नर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, किसके पास में शक्तियाँ होती हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 71 का ए हो जाएगा, राज्यपाल के पास में शक्तियाँ होती हैं। राज्यपाल जो स्वायत्तशासी जिला परिषद होता है वो कौन से एक्ट को लागू करेगा, कौन से नहीं करेगा, ये सब राज्यपाल के ऊपर में होता है, राज्यपाल ही तय करते हैं। निम्न से कौन राज्य सरकार का कानूनी, किस किस राज्यों में है भाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट? तो ATMM है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में जो हैं वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं। जैसे मेघालय आजकल चर्चा में है, आपको पता ही होगा हनीमून मर्डर कांड के पश्चात से। तो मेघालय में 3 हैं, गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, स्वायत्त जिला
उस ज़िले में क्या कानून लागू होगा वो यहाँ की परिषद तय करती है, हमारे देश की संसद तय नहीं करती है। इसी को स्वायत्त कहा जाता है बंधुओं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है भारत का संविधान और इतिहास, पढ़ेंगे तो रोमांच आएगा कि क्या क्या चीज़ें बनाई गई अपने देश में व्यवस्था। निम्न से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? तो महाधिवक्ता होता है, अटॉर्नी जनरल जिसको कहा जाता है। महान्यायवादी केंद्र सरकार का होता है। हमेशा इसमें कंफ्यूज होते होंगे, इसका उत्तर सी हो जाएगा। कितने विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या, विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये पूछा जा रहा है। 73 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कुल सदस्यों का 1/6 जो होते हैं उनको मनोनीत किया जाता है, मनोनीत किया जाता है विधान परिषद में। क्या बिहार विधान परिषद है तो कब बनाया गया? कितने मेंबर हैं जरा मुझे ये बताइएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्य संख्या की न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार 74 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 होगा। ये क्या अधिकतम 405 है ना, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। 500 से ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा संविधान में किया गया है। कल को मान लीजिए यूपी का पॉपुलेशन जो 40 करोड़ हो जाए, हाँ, जितने अभी विधानसभा सीटें हैं उन सबको बांट के और एक जोड़ना पड़े तो तब जाकर संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। यूपी है, कुछ भी हो सकता है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और तमिलनाडु। किसकी संख्या सबसे अधिक है भाई राज्यों की? इसका आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 288 है, बिहार में 243 है और तमिलनाडु में 234 सीटें हैं। बड़े बड़े राज्य हैं सारे। उत्तर प्रदेश में 405 सीटें हैं। 404 है ना, 405 है, 405 है शायद, देखिएगा एक बार। 80 लोकसभा है। यदि किसी राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष पद त्यागना चाहें तो उसे अपना त्यागपत्र किसको देना पड़ेगा? 76 का आंसर क्या हो जाएगा? राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष पद त्याग रहा है, उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष को त्यागना है तो अध्यक्ष को देगा। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है, बगैर किसकी अनुमति के बगैर नहीं किया जा सकता है? तो राज्य के राज्यपाल के संस्तुति के बगैर नहीं किया जा सकता। बी फॉर बम्बई इसका आंसर हो जाएगा। धन विधेयक केवल विधानसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, विधान परिषद में लाया ही नहीं जा सकता। जिस प्रकार से केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। राज्यपाल की संस्तुति के बाद ही इसको लाया जाएगा और राष्ट्रपति को इसको एक बार में अनुमति देनी होगी, वो इसकी अनुमति रोक नहीं सकता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन पर विचार करें। किसी राज्य के मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसी राज्य के मुख्य सचिव को राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है क्या? राज्य के मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य कथन पूछा गया है, असत्य कथन पूछा गया है। दोनों का दोनों जो है असत्य हो जाएगा, दोनों ही गलत दिया हुआ है, दोनों ही गलत दिया हुआ है। राज्य के मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है और कोई नियत कार्यकाल नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों गलत दिया हुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूनतम संख्या 12 होगी, न्यूनतम 12 होगा। निम्न से कौन से मामले में भारतीय संसद को 24वें संविधान संशोधन के अधिनियमित करने के लिए प्रेरित किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 80 का। इसका आंसर हो जाएगा ए, गोलकनाथवाद। उसमें जो फैसला दिया गया था, ये दौर कौन सा है? ये दौर है इंदिरा गांधी जी का दौर है गुरु, 1971 का दौर है, 1971 का दौर है, जिसमें इंदिरा गांधी जी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से टकरा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला गोलकनाथवाद में कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। तो इंदिरा गांधी जी ने बोला ऐसे कैसे नहीं कर सकती, हम संविधान ही बदल देंगे। याद कीजिए पिछला पॉलिटी का लेक्चर जिसमें मैंने आपको समझाया था कि टकराव का दौर था, तो उन्होंने संविधान में ही परिवर्तन कर दिया कि संसद जिसमें चाहे सब में संशोधन कर सकती है। फिर आएगा 1973 का एक्ट, 1973 का फैसला केशवानंद भारती, जिसमें मूल ढांचे का सिद्धांत लाया जाता है। तो यही वो दौर है गोलकनाथवाद का दौर। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? 81 का आंसर हो जाएगा सी। 36 संशोधन है, 36 संशोधन है जिसके द्वारा सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? किस संशोधन के द्वारा दिया गया? 82 का आंसर क्या हो जाएगा? 44वें संशोधन के द्वारा दिया गया। दरअसल में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी की सरकार ने बोला कि राष्ट्रपति को जो हम लिख करके दे देंगे उस पर साइन करना होगा।
राष्ट्रपति की शक्ति ही छीन ली, है ना। और फिर राष्ट्रपति जी को शक्ति चाहिए थी, तो फिर आए 44वां संविधान संशोधन, जिसमें कहा गया कि भाई साहब आप एक बार लौटा लेना, आप एक बार पुनः विचार के लिए वापस भेज देना, ठीक है। तो ये वो दौर है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा दौर है भारतीय व्यवस्था में। कभी समय मिले तो बैठकर पढ़िएगा। 2 किताबें हैं, इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी, नेहरू जी के बाद भारत और गांधी जी के भारत, और इंडिया आफ्टर नेहरू, रामचंद्र गुहा किताब है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा किताब है, पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़कर। या अगर समय नहीं मिलता है इतना 2-2 बुक पढ़ने का, तो एक मोटी सी किताब पढ़ लीजिए। बिपिन चंद्रा जी की किताब है आज़ाद भारत की राजनीति, ऐसे ही करके है, स्वतंत्र भारत का इतिहास, ऐसी ही किताब है। बहुत ही शानदार किताब, अद्भुत किताब है। मतलब पहले तो क्लास में शामिल था भाई ये आज़ाद भारत का इतिहास, बहुत ही अद्भुत सब है, पढ़िएगा कभी, रोचक लगेगा आपको। अगले सवाल पर चलते, कहाँ मैं इन सब चीज़ों में चला गया। किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को एक राज्य का दर्जा दिया गया? मिजोरम को एक राज्य का दर्जा दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा 53rd संशोधन के द्वारा 1986 में मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया है। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के दौरान में अंतराल में होना आवश्यक है? तो 84 का आंसर हो जाएगा बी, 1 माह के अंतर्गत। 1 माह में आपातकाल का अनुमोदन आवश्यक है, 2 माह में राष्ट्रपति शासन का, और 1 माह में किसका? तो 2 माह में किसका? तो वित्तीय आपातकाल का अनुमोदन आवश्यक है। 122 याद रखिएगा, 122 याद रखिएगा। कहीं पर कोई फैक्चुअल एरर होता है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में, मैं उसको करेक्ट भी कर दूंगा। निम्नलिखित आदर्श एवं दर्शन उन्हें चिन्हित कीजिए जो भारत के संविधान की उद्देश्यका में सम्मिलित हैं। प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, पूंजीवाद और मुक्त व्यापार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या काट दीजिए तीसरा को, तीसरा गलत गारंटेड हो जाएगा, 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोहरी नागरिकता भारत के संघ में शामिल नहीं है। अमेरिका में ये जरूर शामिल किया गया है, डुअल सिटीजनशिप, भारत के संविधान में इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा। इसको अगर नहीं समझ पा रहे होंगे, जैसे सिक्किम को भारत में मिलाया गया आज़ादी के पश्चात, तो सिक्किम के लोग जो हैं वो अब भारत के नागरिक होंगे। इस प्रकार से भी भारत में नागरिकता प्रदान की जा सकती है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना भाग का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया प्रस्तावना भाग का विचार भाई? 88 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हमने लिया यूएसए के संविधान से लिया है। और ये जो ज़मीन को सम्मिलित करने वाला है, कल को मान लीजिए पीओके हमारा होता है तो उसके देशों के, उसके लोगों को नागरिकता भी तो देनी पड़ेगी ना। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? 89 का आंसर क्या हो जाएगा? ये भाग 3 में है, भाग 1 में राज्य है, भाग 2 में है, भाग 2 में है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में डीपीएसपी है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना है? तो 1945 ईस्वी में बना है। ब्रिटिश भारत के रूप में ही बना था भारत, मेंबर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर 1945 में 30 अक्टूबर 1945 को बना था, 1945 को बना था। ब्रिटिश भारत के रूप में ही सदस्य बना था। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तो आप आसानी से हल कर ले जाएंगे। ये सब सवाल ऐसे हैं जो आपके पेपर में भी रहेंगे, ऊपर कठिन सवाल, बीच में आसान, फिर कठिन, इस प्रकार से संयोजन रहता है। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जिसके द्वारा 1976 में ये चीज़ जोड़ा गया था। अगला है प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विचार कहाँ से लिया गया है? तो रूसी क्रांति से लिया गया है, रूसी क्रांति से लिया गया है। 1917 का जो रूसी क्रांति है उसी से लिया गया है। निम्न से किसने प्रस्तावना को हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा था? 93 का आंसर हो जाएगा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने इसको कहा था। संविधान की प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष कौन थे बंधुओं? 94 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उषा नाथ सेन थे। किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया है? प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। किस वाद में ऐसा हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बेरूवारी संघवाद में नहीं माना गया। फिर LIC बनाम भारत संघ का जो वाद है, जो कब हुआ है? तो जो हुआ है आपका 1995 ईस्वी में। इसे प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है। वर्तमान प्रस्तावना संविधान का अंग है। किसने प्रस्तावना को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल कहा था? तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा? ये कहा था KM मुंशी साहब ने, KM मुंशी साहब ने इसको कहा था।
किसने कहा कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? Who said that president emergency power are a betrayal of the constitution? ये किसने कहा था? ये नाम्बियार साहब हैं जो लेफ्ट के नेता थे भारतीय संविधान सभा में। इन्होंने कहा था भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो आर्टिकल 360 के तहत में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। कब कितनी बार लगाया गया आज तक? 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार? 1 बार तो लगाया गया 1991 में, कभी भी नहीं लगाया गया अभी तक, ये भी ध्यान रखिएगा। वैसे बहुत आसान सवाल था ये। निम्नलिखित से कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा के लिए गठित नहीं किया गया था? सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति। वैसे राजमन्नार समिति केंद्र सरकार के द्वारा गठित किया गया था क्या? आज तक तो यही पढ़ते आए होंगे गुरुजी। ये तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा राजमन्नार समिति गठित की गई थी। ठीक है। पुंछी आयोग, सोली सोराबजी आयोग। तो सोली सोराबजी आयोग जो है ये केंद्र राज्य संबंधित नहीं है, पुलिस सुधारों के लिए इसको गठित किया गया था। भारतीय संविधान के किस भाग और अध्याय में संघ और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा? भाग 1, भाग 11 और अध्याय 1 में इसका उल्लेख किया गया है। केंद्र और राज्य के बीच विवादों के निर्णय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मैं आपको पॉलिटी लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले किस में आते हैं? तो वही मूल अधिकारिता ही है, उस पर कोई और बातचीत नहीं कर सकता है, कोई उसका समाधान नहीं कर सकता है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? बीच में एक छोटा सा टिपिकल सा सवाल आ गया, बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वैसे इतना भी कठिन नहीं है जितना आपको लग रहा होगा, आसान सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच में है ये। पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो हमारे गृह मंत्री महोदय होते हैं। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 103 का उत्तर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। क्या पिछले वीडियो में भी आपको मिला था ये? पिछले लेक्चर में भी मिला था क्या ये आपको, पिछले टेस्ट में भी? अगर हाँ तो अच्छी बात है कि आपने गलत नहीं किया होगा, और अगर फिर भी आपने गलत किया है तब तो ये सबसे गलत चीज़ है। टेस्ट को 3 बार रिवाइज करना है, और अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो फिर मत लगाइए, कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा एग्ज़ाम में। कम से कम 3 बार रिवाइज, और अगर नहीं तो फिर लगाना छोड़ दीजिए, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए किस वर्ष कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया? कॉलेजियम व्यवस्था जानते ही होंगे। फर्स्ट जस्टिस फैसला, सेकंड न्यायाधीश फैसला, इसके पश्चात से लाइट में आया था। कॉलेजियम व्यवस्था क्या है? तो देश में न्यायाधीशों को नियुक्त करने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसको कॉलेजियम व्यवस्था कहा जाता है। कोई एक्ट नहीं है, कोई संविधान में प्रावधान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों के द्वारा इसको बनाया गया है। 105 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आया है 1993 ईस्वी में व्यवस्था आया है। निम्न से कौन सा राज्य 5वीं अनुसूची के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें बहुत सारे राज्य आते हैं। ATMM को छोड़ करके बहुत सारे राज्य आते हैं, जैसे गुजरात भी आता है, हिमाचल भी आता है, जहाँ पर जनजातीय इलाके हैं। उत्तराखंड नहीं आता है 5वीं अनुसूची में, उत्तराखंड बिल्कुल भी नहीं आता है, 5वीं 6वीं किसी में भी नहीं आता है, किसी भी शेड्यूल में नहीं है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ये सारे जो हैं ये 5वीं अनुसूची में आते हैं। निम्न से कौन सा पंचायती राज का अनिवार्य प्रावधान नहीं है? तो ये पूछा गया है। तो राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कर, शुल्क, पथकर, फीस आदि के लिए पंचायतों को अधिकृत करना ये अनिवार्य प्रावधान नहीं है। अगला सवाल है जो बहुत ही कठिन सवाल है, बिल्कुल स्किप करना चाहिए अगर नहीं आ रहा हो तो। इस प्रकार सवाल में कभी रिस्क नहीं लेना है, कभी तुक्केबाजी नहीं करना है अगर नहीं आ रहा है तो। पंचायतों का कार्यकाल, पंचायतों का लेखा का अंकेक्षण, पंचायतों का चुनाव, पंचायतों का संविधान। पूछा गया कि कौन सा सही, इसमें मैच करना है आपको, मैच इसमें करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, A का 1, B का 3, C का 4, D का 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि स्थानीय शासन का पिता किसे कहा जाता है? तो रिपन को कहा जाता है। 12वीं अनुसूची के अंतर्गत 18 विषयों में निम्नलिखित से कौन कौन से शामिल हैं? 12वीं विषय अनुसूची यानी कि नगर पालिका, अग्निशमन सेवाएं, नगर वानिकी, सड़कें एवं पुल, नगरीय निर्धनता उन्मूलन, दाह प्रक्रिया, तो ये सब के सब नगर पालिका के लिस्ट में आते हैं, कार्यों में आते हैं। निर्वाचन आयोग के संदर्भ में सत्य कथनों को चुनें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त के पास
समान शक्ति है, परंतु वेतन भत्ते में असमानता है, ऐसा कहा जा रहा है। अगला सवाल है कि आयोग में विचार के मतभेद के में मुख्य चुनाव आयुक्त का निर्णय सर्वमान्य होगा। 3 लोग हैं, अगर विभेद हो जाता है विचारों में तो इसमें सर्वमान्य होगा, जो मुख्य चुनाव आयुक्त बोलेंगे वही होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। दोनों का दोनों गलत दिया हुआ है। अगर तीनों में कोई मतभेद हो जाता है किसी विषय पर तो वोटिंग से निर्णय किया जाएगा, न कि किसी को एक ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष। 665 वर्ष का होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में सत्य कथनों को चुनें। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। 113 का आंसर हो जाएगा डी। दोनों का दोनों गलत दिया हुआ है। 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष तक होता है, और हर लगाते भी हैं राज्यपाल को, लगाते भी हैं संयुक्त जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है, राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। संयुक्त का मतलब होता है जैसे बीपीएससी है, बिहार के लिए करती है, यूपीपीएससी है, यूपी के लिए करती है। मान लीजिए बिहार में नहीं होता और यूपीपीएससी के द्वारा ही बिहार का भी करवाया जाता एग्ज़ाम, तो ज्वाइंट कमीशन हो जाता। ठीक है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगढ़िया महोदय हैं, अरविंद पनगढ़िया हैं। निम्न से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकती है? 115 के तहत क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, अनुच्छेद 138 के तहत में। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? उच्चतम न्यायालय में पूछा जा रहा है, तो ये है आपका 65 वर्ष है, कुछ दिन पहले ही रिटायर हुए हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है। संसद के द्वारा आर्टिकल 125 में संसद के द्वारा किया जाता है। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? कहीं पर भी नहीं, किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिनों के भीतर दायर कर सकता है? तो 119 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 90 दिनों के भीतर में वो दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में कि हमारा फैसला कर दो। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होगी? संवैधानिक पीठ कम से कम कितने न्यायाधीशों से मिलकर के बनेगी? तो 120 का आंसर हो जाएगा, 5 न्यायाधीश तो कम से कम उसमें होंगे ही। निम्न से कौन सी समिति है जो ऐसे मामलों को देखते हैं जो अन्य संसदीय समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो सामान्य प्रयोजन समिति, जो किसी का अधिकार क्षेत्र में नहीं आएगा वो सब काम इस समिति के द्वारा कर लिया जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सामान्य प्रयोजन। जो किसी के अधिकार में नहीं है वो हम काम कर लेंगे। न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित होती है? संविधान, परंपरा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस पर आधारित होती है? 122 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, इन सभी पर आधारित होती है न्यायिक प्रक्रिया। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा? उपयुक्त में कुछ भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री त्यागपत्र नहीं देंगे, संसद भंग नहीं होगा, राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होगा, कुछ भी नहीं होगा। सदन में कितनी बैठक से अनुपस्थित रहने पर सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है? कितने दिन तक अगर आप लगातार बैठक से अनुपस्थित रहते हैं, 60 बैठक से 60 बार बैठक हुआ और आप अनुपस्थित हैं लगातार, तो आपको हटा दिया जाएगा। निम्न से कौन सा विषय धन विधेयक उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो 125 का आंसर क्या हो जाएगा? जुर्माना या अर्थदंड से संबंधित उपबंध को सम्मिलित नहीं किया गया है। निम्न से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? तो किसके बारे में नहीं की गई है? अल्पसंख्यक के कल्याण को लेकर कोई संसदीय समिति काम नहीं करती है। अगला सवाल है आपका कि केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों के निर्णय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस अधिकारिता के अंतर्गत आती है? तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। सवाल रिपीट था, इससे ऊपर भी एक सवाल आया था इसी तरह। अगला सवाल पर चलते हैं कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित याचिका लाई गई तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पीएन भगवती साहब उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, इसलिए पीएन भगवती का बड़ा योगदान माना जाता है। पीआईएल यानी कि लोकहित याचिका जो है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो दायर किया जाता है, उसमें इनका बड़ा योगदान माना जाता है, जो पीआईएल की शुरुआत के लिए। ठीक है। लोक अदालत के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। लोक अदालत के फैसले के विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं होती है। विवाह संबंधित पारिवारिक विवाद जैसे मामलों को लोक अदालत में देखा जाता है। 129 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों कथन सही दिए हुए हैं। इसके फैसलों के खिलाफ कहीं पर भी अपील नहीं होती है। भारतीय संविधान में संघीय न्यायपालिका का आदर्श किससे लिया गया है? संघीय न्यायपालिका का आदर्श हमने
अमेरिका से लिया है, अमेरिका से लिया है। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति गणपूर्ति के अभाव में सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने के लिए की जाती है। कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं क्या तदर्थ न्यायाधीशों को? 131 का आंसर हो जाएगा बी, केवल दूसरा सही है, पहला गलत दिया हुआ, क्योंकि ये नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, दूसरा बिल्कुल सही दिया हुआ है, पहला गलत दिया हुआ है, क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही पूर्व न्यायाधीशों को बुला करके, सर्वोच्च न्यायालय में अगर न्यायाधीशों की कमी हो जाती है तो उनको बुला करके नियुक्त करते हैं अल्पकाल के लिए। उच्चतम न्यायालय के द्वारा विशाखा के बाद में जो मार्गदर्शन दिया गया वो किससे संबंधित है? विशाखा केसवाद में जो मार्गदर्शन दिया गया उच्चतम न्यायालय के द्वारा वो किससे संबंधित है? घरेलू हिंसा, बलात्कार व यौन हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, स्त्रियों का दुर्व्यवहार। तो सेक्सुअल हैरासमेंट एट द वर्क प्लेस, इसको लेकर के विशाखा के बाद में ये फैसला दिया गया था। इसलिए विशाखा गाइडलाइन वर्क प्लेस पर वुमेन के साथ अगर कोई मिसबिहेव होता है तो उससे जुड़ा हुआ सबसे बड़ा गाइडलाइन माना जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो 1997 में दिया गया था। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा निहित है, किसमें निहित है? 133 का आंसर क्या हो जाएगा? कार्यपालिका तथा विधायिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता में निहित किया गया है। जब विवाद के संबंध में कानून प्रकाश नहीं डालता तो न्यायाधीशों के निर्णय का उपयुक्त आधार क्या होता है? तो औचित्य के आधार पर, तर्कों का आधार पर फैसला लिया जाता है। संविधान नहीं है यानी कि कानून प्रकाश नहीं डाल रहा है, कानून नहीं है मतलब कि संविधान में भी तो वो चीज़ नहीं होगा। मान लीजिए कोई ऐसा चीज़ है जो संविधान और कानून में नहीं है, उसका फैसला लेना है तो औचित्य के आधार पर लिया जाता है। ठीक है, अगला है जिसमें आपको एक सवाल तो आना ही चाहिए, क्योंकि अरवल वाला मैंने करेक्शन भी करवाया था, 2001 करवाया था मैंने। शिवहर, अरवल, सिवान और जहानाबाद 72, 2001, 1986, 1994। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए का 4। शिवहर का क्या हो जाएगा? 1994। अरवल का क्या हो जाएगा? 2001। ये पिछली वीडियो में भी आया था और आपका ये गलत नहीं होना चाहिए था। सिवान का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1972 और जहानाबाद का आंसर हो जाएगा 1986। 135 का आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। भारत के वरीयता क्रम में निम्न से कौन पहले आता है? इसी प्रकार के सवालों में आपने गलती की होगी, मैं निश्चित तौर पर गारंटी लेकर कह सकता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होंगे वो इनमें सबसे ऊपर आएंगे। उनका जो वरीयता क्रम है वो 7A आता है, 7A आता है। बाकी जो हैं 7 आता है। बाकी जो हैं जैसे भारत रत्न से जो सम्मानित होते हैं उनका 7A है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और कैग का तो 9A है, उनका वरीयता क्रम 9A है। वरीयता क्रम कि मान लीजिए एक सम्मेलन हो रहा है जहाँ पर राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उपराष्ट्रपति हैं, तो किस ऑर्डर में उनकी कुर्सियाँ लगाई जाएंगी, वरीयता क्या होगा उसको तय किया जाता है इसमें। ठीक है, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? 137 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कटौती प्रस्ताव, बजट प्रस्ताव में खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, तो इसी को कहा जाता है कटौती प्रस्ताव। इंदिरा साहनीवाद का निर्णय किस विषय से संबंधित है? सरकारी नौकरियों में ओबीसी को आरक्षण से संबंधित है। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप की अवधि क्या तय किया गया है? तो 139 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? इसका आंसर हो जाएगा सी, 2023 से 2028 के लिए तय किया गया है। 5 वर्षों की अवधि के लिए कृषि रोड मैप 4 जारी किया गया है। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप होगा, 18 अक्टूबर 2023 से इसको शुरू किया गया है। द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका लोकार्पण किया था। नीति आयोग के द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स 2023 में देश बिहार का स्थान कौन सा है? बीपीएससी PYQ है ये, और ये 2023 इसलिए दिया हुआ है क्योंकि 2023 के बाद से रैंकिंग जारी ही नहीं किया गया है। ये प्रीलिम मेंस दोनों में पूछा जा चुका है बीपीएससी के द्वारा। 140 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार का रैंक था 22वां, इसमें रैंक था बिहार का। अगला है संगठन और उसका स्थापना वर्ष दिया हुआ है। नाटो, सार्क, बीमस्टेक और ब्रिक्स दिया हुआ है। आसानी से आप कर सकते हैं इसको। बताइए, नाटो का स्थापना सबसे पहले हो जाएगा इनमें। नाटो का स्थापना कब हुआ? 1 का 3 हो जाएगा, 1949 हो जाएगा, 1949 हो जाएगा। ठीक है, 1 का 3 हो जाएगा। अगला है कि 141, इसका आंसर क्या हो जाए? इसका आंसर ए हो जाएगा। बी का 2 हो जाएगा। जो सार्क है 1985 ईस्वी में स्थापित किया गया है। और बीमस्टेक को कब स्थापित किया गया है? तो इसको स्थापित किया गया है 1997 में।
और ब्रिक्स को स्थापित किया गया 2009 में स्थापित किया गया है। इसका आंसर ये हो जाएगा। हाल ही में चर्चित पुस्तक द ओपियम टॉफ़ी, ओपियम का मतलब अफीम होता है, टॉफ़ी के लेखक कौन है? तो ये खुशवंत सिंह है इसके लेखक। इसका आंसर ए हो जाएगा। 142 का आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि मित्र शक्ति भारत श्रीलंका, जायद अल तलवार भारत यूएई, नसीम अल बहर भारत ओमान, नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया, ये सारे के सारे सही दिए हुए हैं। अगला सवाल है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी? तो 144 का आंसर क्या हो जाएगा? किस केस में सबसे बड़ी खंडपीठ बनी थी? तो गोलकनाथ वाद में बनी थी। 13 सदस्यों की खंडपीठ बनाई गई थी, जिसने इतना बड़ा फैसला लिया था कि संविधान के मूल अधिकार में सरकार के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और इंदिरा गांधी जी ने फिर 24वां संशोधन पारित किया और करके दिखाया कि हम परिवर्तन कर सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्न उच्च न्यायालय से किसका क्षेत्राधिकार आएगा? 145 का आंसर हो जाएगा ए, कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। विधि आयोग के पिछले ही लेक्चर में मैंने पढ़ाया है। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होना चाहिए, जिससे ऐसा हो कि राज्य का जो पॉलिटिकल व्यवस्था है उससे वो न्यायाधीश खुद को अलग रख सकें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, HR खान थे। HR खन्ना समिति है जिसने ये रिकमेंडेशन दिया था। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद से आया है? 147 का आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 233 से आया है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो किस आर्टिकल के द्वारा दी जा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 323 क के द्वारा दी जा सकती है। पंचायत की स्थापना के संबंध भारत के संविधान के उपबंध निम्न से किस राज्य पर लागू नहीं होता है? तो 149 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? इसका आंसर हो जाएगा बी, मेघालय पर लागू नहीं होगा। मेघालय राज्य पर लागू नहीं किया जाता है। 73वां संविधान संशोधन 1993 पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देता है, लेकिन यह नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, दिल्ली और कुछ विशेष राज्यों, कुछ और भी राज्य हैं जिन पर लागू नहीं किया जाता है। वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर का पंचायत गठित नहीं किया जा सकता है? तो वह न्यूनतम जनसंख्या है 20 लाख। अगर इससे कम है तो वहाँ पर मध्यवर्ती स्तर का पंचायत गठित नहीं किया जाएगा। ये आपका टेस्ट 2 का 150 सवाल मैंने करवा दिया है। कहीं पर कोई मिस्टेक हुआ हो तो ज़रूर ही बताइएगा। होता है ह्यूमन एरर है, हो सकता है कि कहीं पर कुछ हो। बाकी इस टेस्ट में आपके 95 से ज़्यादा नंबर बनने चाहिए। 90 to 95 से ज़्यादा अगर हैं तो सही कंडीशन में हैं आप। उससे कम अगर आ रहा है तो चिंता का विषय ज़रूर है, क्योंकि उतना आसान भी नहीं है टेस्ट और उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। फैक्चुअल है विशुद्ध रूप से। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।